वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का हम पेपर डिस्कस कर रहे थे एंड पेपर नंबर हमने 4 किया था, उसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है पेपर नंबर 4 के पार्ट 1 को, आपका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देख लेना। साथ ही साथ प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे सारी वीडियोस आपको पॉलिटिकल साइंस की जो भी करवाए गए हैं वो सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम पेपर नंबर 4 का हमारा पार्ट 2 रह गया था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। एंड जो बच्चे नए हैं, जिनको पता ही नहीं है पेपर है क्या, तो सभी चीजें हम शुरू से आपको बता देते हैं। 3 घंटे आपके पास होंगे पेपर को करने के लिए। 80 नंबर का आपका ये पेपर जो होता है 80 नंबर का होता है पॉलिटिकल साइंस का। यहाँ पे पूरा पैटर्न दिया हुआ है पेपर का कि किस तरह से होगा, जिसके अंदर बताया गया 30 क्वेश्चन होंगे इस पेपर के अंदर टोटल। एंड ये आपका सेक्शन ए बी सी डी एंड ई के अंदर डिवाइड होगा। जैसे 1 से 12 तक के क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमने डिस्कस कर लिया, वो सेक्शन ए में था। 13 से लेके 18 तक क्वेश्चन ये सेक्शन बी में था, जो कि 2-2 नंबर वाले थे, ये 1-1 नंबर वाले थे। सेक्शन नंबर जो सी की बात करें हम, 19 से लेकर 24 तक जो है 23 तक ही क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले सेक्शन सी में थे, जो कि 4-4 नंबर वाले थे। एंड यहाँ आज की इस वीडियो में हमें सेक्शन जो है डी हो गया एंड ई हो गया, इसको डिस्कस करना है। तो पार्ट 1 को देख लेना अगर आपने नहीं देखा हो। सेक्शन ए बी सी हमने डिस्कस किया हुआ है। एंड इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से ये पेपर है। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है सेक्शन डी एंड ये 12 नंबर का होगा। मैंने बताया था सेक्शन डी आपके 12 नंबर का है, जिसके अंदर आपका पैसेज हो गया, मानचित्र हो गया और कार्टून हो गया। ये 3 तरह के क्वेश्चंस रहेंगे इस सेक्शन में। तो 24वें क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। इसमें दिया हुआ गद्यांश है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड यहाँ पे नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे गए जो एमसीक्यू में है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। जैसे पूछा गया राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं, तो राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है? वह कार्यपालिका जिसका जो है कोई टाइम पीरियड रहता है, इसके अंदर चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं ये। लेकिन वहीं पे स्थायी कार्यपालिका देखें, चुनाव से नहीं, बल्कि वो जो है एग्जाम्स आप देखते होंगे यूपीएससी आई जो यूपीएससी का एग्जाम जिसमें आईएएस आईपीएस बनते हैं, ये जो है इसके अंदर आते हैं। जो है किसमें? स्थायी कार्यपालिका में। राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है, आपने पढ़ा होगा। तो राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार का प्रमुख, केवल मंत्री, सरकार का प्रमुख मंत्री परिषद या उपमुख्यमंत्री, कोई नहीं। इस पैसेज को देखेंगे तो आपको हिंट मिल सकता है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी इसका राइट आंसर की बात करें हम, तो इस राजनीतिक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जो चुनाव के माध्यम से जो है चुने जाते हैं, इसमें जो भी लोग होते हैं। एंड इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन ग। इसका जो है सरकार का प्रमुख हो गया और मंत्री परिषद, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये हो जाएगा। आगे की तरफ आए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्थायी कार्यपालिका में शामिल होते, तो स्थायी कार्यपालिका अभी मैंने आपको बताया, जिसमें वो चुनाव के माध्यम से नहीं होते बल्कि योग्यता के अकॉर्डिंग, अगर आप देखें, जिसके अंदर एग्जाम्स देकर जो है वो क्वालिफाई होते हैं। एंड स्थायी कार्यपालिका इनमें से कौन सी है? मंत्री है, नौकरशाही है, प्रधानमंत्री है, उपयुक्त सभी। अब गवर्नमेंट जॉब वाले को बोल सकते हो क्या है? नौकरशाही के अंदर शामिल। ऑप्शन का इसका राइट आंसर आ जाएगा, स्थायी कार्यपालिका में ये शामिल है। एंड इसमें अगर आप जाकर देखें तो आपको हिंट मिल जाए, क्या पता, आप यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए, लेकिन जो लोग रोज-रोज के जो है प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। एंड ये स्थायी रहते हैं। इनको अब इनके पद से जो है रिटायरमेंट की एज तक जो है नहीं हटाया जा सकता। लेकिन वही राजनीतिक कार्यपालिका में जो शामिल होते हैं वो, उनका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 5 साल जब तक आपकी सरकार है, आप रह सकते हैं उसमें। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आए, कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है? कानून निर्माण करना, मंत्री, नीतियों व कानूनों को लागू करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा विधायिका जो कि कानून बनाती है, एक कार्यपालिका जो कि कानूनों को लागू करती है, न्यायपालिका जो है उन सभी की रक्षा करती है। ठीक है, जो इनको फॉलो नहीं करता उनकी जो है तबीयत खराब करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन ग, नीति व कानूनों को लागू करना जो है वो कार्यपालिका का काम होता है। तो कार्यपालिका का मुख्य काम क्या है? कोई भी नियम जैसे बनते हैं ना, जैसे अभी आपने देखा होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। अब ये तो विधेयक है जो कि बन गया है, ठीक है, जिसने विधेयक का काम होता है कानून को बनाना। ये कार्यपालिका का काम है कि वो उसे जो है लागू करना, कि वो लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जो लागू नहीं हो रहा तो भाई पकड़ के ले जाएंगे और न्यायपालिका के पास, फिर उनकी तबीयत खराब करेंगे। तो ये इसमें आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आए, तो राजनीतिक कार्यपालिका का उदाहरण है। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो मैंने आपको बताया, जैसे जो चुने हुए लोग होते हैं, जो चुनाव के माध्यम से आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, न्यायिक निर्णय, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्याय प्रधानमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद रहती है, ऑप्शन का राजनीतिक कार्यपालिका के ये उदाहरण है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा पैसेज वाला। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो
एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जैसे पहला क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन जो हिंदी में मैंने आपको दिखाया था, व्हाट इज कॉल्ड पॉलिटिकल जो है एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे आप देखेंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु इज इंक्लूडेड इन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ जो है एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे जो है जो पॉलिसीज है एंड जो लॉज होते हैं उनको इन्फोर्स करना, यहाँ पे इन्फोर्सिंग पॉलिसीज एंड लॉज हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड डी को अगर हम देखें एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर एंड हिज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ऑप्शन सी ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 24 हो जाएगा कुछ इस तरह से। आगे चलते की तरफ, अगला क्वेश्चन है आपका 25वां। दिए गए भारत के रूपरेखा मानचित्र में 4 राज्यों को ए बी सी डी के रूप में जो है चिन्हित किया गया। आपको नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में उपयोग की गई जानकारी के संबंधित क्रमांक और संबंधित अक्षरों के साथ निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उनके सही नाम लिखें। जैसे ये आपका मैप दे दिया जाएगा एंड इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे वह राज्य जो बिहार से अलग होकर नए राज्य में हुआ था। अगर आप देखेंगे तो झारखंड को जो है बनाया गया था बिहार से अलग करके, तो झारखंड हो जाएगा। एक जो है गैर हिंदी भाषी राज्य, तो आपको इसके अंदर आप देखेंगे जो गैर हिंदी भाषी है जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती आपको वो बताना है। जैसे अगर हम देखें हिंदी कहाँ नहीं बोली जाती इनमें, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैप को एंड यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है उसके अंदर हिंदी नहीं बोली जाती, तो आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर आ जाएगा, आंध्र प्रदेश। आगे देखते हैं हम, ये भारत की एक रियासत जिसका विलय जो है 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ। तो कौन किसका होता है आपको बताना है, भारत की एक रियासत जिसपे सैन्य कार्रवाई द्वारा विलय हुआ। तो यहाँ पे जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा एंड भारत की एक रियासत जिसका विलय जो है सैन्य कार्रवाई के द्वारा किया गया था वो था हैदराबाद। तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा एंड इसको आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे कुछ इस तरह से आपके बॉक्स दिए रहेंगे एंड उसमें आपको पहला दूसरा तीसरा करके जो है क्रम संख्या जो है लिखी होगी, लिखनी है आपको या लिखी होगी पहले से, आप इसमें डालना है। पहला जो पूछा गया उससे संबंधित अक्षर क्या होगा, तो यहाँ पे पहला क्या पूछा गया, वह राज्य जो बिहार से अलग होकर नए राज्य के रूप में जो है हुआ। तो अगर देखिए इसका संबंधित अक्षर सी दिखाया हुआ है एंड यहाँ पे लिखना होगा आपको झारखंड, तो वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे देखिए डी आपका लिखा हुआ है तो ये आंध्र प्रदेश आ जाएगा जो कि दूसरा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। एंड यहाँ पे आगे देखिए हम इसके बाद जो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं जे के, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ देख सकते हैं, जम्मू और कश्मीर। एंड आगे देखिए हम जो बी है वो उसमें आ जाएगा आपका जो है हैदराबाद, हैदराबाद। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सही। तो कुछ इस तरह के आंसर्स हो जाएंगे। एंड इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी वही है, द स्टेट विच सेपरेट जो है सेपरेट फ्रॉम बिहार इज इट फॉर्म एज अ न्यू स्टेट। तो यहाँ पे झारखंड। राइट द नेम ऑफ वन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट, आपको आंध्र प्रदेश। अ प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया विच मर्ज आफ्टर जो है 15 अगस्त 1947, यहाँ पे जम्मू कश्मीर। एंड प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया जो एक्सटेंडेड बाय मिलिट्री एक्शन, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये आपका हैदराबाद आ जाएगा। यहाँ पे अंदर आंसर लिखे हुए आप यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका था क्वेश्चन नंबर 25 जो कि मैप से रिलेटेड होगा। मैप एक और टाइप का मैप आएगा, वो मैंने आपको कई बार मैप करवाया हुआ है जिसके अंदर द्विसदनीय विधायिका के बारे में पूछा जाता है, तो वो मैप को भी आप कर लेना। बाकी पेपरों में करवाए जा रहा है वो मैप को भी आप उसे देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 को, ये कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड यहाँ पे इस कार्टून को देखेंगे तो ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एंड यहाँ पे लिखा हुआ है इराक कॉन्स्टिट्यूशन एंड किस तरह वो पत्तों की तरह दिखाया हुआ है कि बहुत उसका जो बेस दिखाया गया है एक तरह से हम देखें तो ताश के पत्तों की तरह है। एंड इस कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, तो इस कार्टून में किस देश के संविधान को दर्शाया गया, तो हमें दिख रहा है लिखा हुआ है इराक की संविधान को यहाँ पे बताया गया है, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए इस देश के संविधान को ताश के पत्तों की तरह क्यों दिखाया गया, तो इराक के संविधान को ताश के पत्तों की तरह दिखाया गया क्योंकि इसका आधार देखा गया है बहुत कमजोर है। एंड क्या भारत के संविधान का आधार भी इसी के समान है, नहीं, भारत का संविधान जो है बहुत ज्यादा मजबूत माना जाता है एंड भारत के संविधान में जो है बनने में काफी ज्यादा विचार विमर्श हुआ है। एंड यहाँ पे इसके क्वेश्चंस की बात करें तो ये 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है एंड 2 नंबर का ये है, तो 4 नंबर का टोटल जो है आपका कार्टून वाला भी पूछा जाए, तो ये आपका हो जाएगा कार्टून से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे एंड ये आपका कार्टून हो जाएगा। इससे पहले भी बहुत सारे कार्टून आपके पेपर्स के अंदर करवाए गए तो उनको भी जरूर देख लेना। इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, आप इस तरह से देख सकते हैं ताश के पत्तों की तरह
एंड विच कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज जो है डिस्प्लेस्ड इन द कार्टून, यहाँ पे देखें तो इराक का। व्हाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री शोन लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स, यहाँ पे तो क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ताश के पत्तों की तरह क्यों दिखाया गया है, तो यहाँ पे इसका फाउंडेशन जो है वेरी वीक है, यहाँ पे बताया गया है। एंड थर्ड जो पूछा गया है, इट द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो सिमिलर टू दिस, तो नो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन, अ लॉट ऑफ जो है डेलिब्रेशन टुक प्लेस इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26। आगे हम आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, तो यहाँ से आपका जो है नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो कि रहेगा 24 नंबर का, और ये सेक्शन आपका ई है। इसके अंदर 6-6 नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो 27 से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे पूछा गया समानता के विभिन्न आयामों का आपको वर्णन करना है। तो समानता आप सभी जानते होंगे, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे तो ये 6 नंबर में इसे आप एक्सप्लेन कर दे। एंड फिर इसके बाद 3 आयाम आप इस पे लिख सकते हैं, जो कि है राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता एंड सामाजिक समानता। तो ये कुछ इस तरह से, जैसे राजनीतिक समानता अगर हम देखें इसके आयामों में, जिसके अंदर किसी व्यक्ति को क्या है, नागरिकता प्रदान होती है, नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान होती है, इसके अंदर वो वोट डालने का अधिकार हो, संगठन बनाने का अधिकार हो, चुने जाने का अधिकार हो, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें पढ़े हम। इसमें सभी नागरिकों को समान नागरिकता प्रदान करना शामिल है, समान नागरिकता अपने साथ जो है मतदान का अधिकार, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि का अधिकार भी लाती है। नागरिकों को मतदान करने करके जो है अपने प्रतिनिधि को चुनने तथा स्वयं निर्वाचित होने का अधिकार भी जो है इसमें आएगा। एंड जिसमें जिसमें कि भी तरह भेदभाव, जो किसी भी तरह से जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसकी जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है, जिन्हें दूर किए बिना लोगों का जो है सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचना जो है संभव नहीं होगा। तो ये आप लिख सकते हैं समानता, राजनीतिक समानता में। आर्थिक समानता देखें तो आर्थिक समानता जो आयाम है, इसमें कहा जाता है कि जो अमीर और गरीब की जो खाई है ज्यादा बढ़ चुकी है, उसको कम करना है। यानी अमीर और गरीब को जो है इक्वल लाने की कोशिश करनी है। ऐसा तो नहीं है कि हम इक्वल ला देंगे, और लाना आसान है और लाई जा सकती है कभी भी, पूरी तरह कभी नहीं लाई जा सकती। लेकिन हाँ, जो नीचे वर्ग के है, एक तरह से जो गरीब वर्ग है, एक तरह से जो निर्धन वर्ग है, इसको जो है हम ऊपर उठा सकते हैं। कैसे? लोकतांत्रिक राज्य समान अवसर की उपलब्धि कराकर व्यक्ति को अपनी हालत जो है सुधारने का मौका देती है। कई सारी आप स्कीमें देखते होंगे, वो भी चलाई जाती है, ताकि क्या है, आर्थिक समानता कायम की जा सके। सरकार द्वारा ये सुनिश्चित किया जाता है कि बेरोजगारी ना हो तथा योग्यता अनुसार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हो। एंड ये आप देख सकते हैं भारत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इसकी जो है जो समानता, आर्थिक समानता ये कायम नहीं है, ये वाली। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमीर एक तरफ है, एक तरफ अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये हमारे जो सबसे बड़ी समस्या आप कह सकते हैं, इसके अंदर आर्थिक समस्या हमारी आती है, जिसमें इक्वल नहीं है यहाँ के रहने वाले लोग, बहुत ज़्यादा अमीर है, बहुत ज़्यादा गरीब है। इसके अंदर जो अमीर और गरीब की खाई है ना, बहुत गहरी। आगे देखिए सामाजिक समानता, थर्ड जो है इसका आयाम, वह समाज जहाँ जन्म, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, वहाँ सामाजिक समानता होती है। विभिन्न समूह और समुदाय के लोगों के पास संसाधनों तक पहुँचने का के अवसरों को पाने का बराबर उचित मौका मिले। समाज में सभी लोगों के जीवन यापन के लिए अनिवार्य चीजें, जैसे पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा हो गई, शिक्षा हो गया, पोषक आहार हो गया, न्यूनतम वेतन की गारंटी को भी जरूरी माना गया है। समाज के वंचित वर्गों और महिलाओं को समान अधिकार दिलाना भी राज्य की जिम्मेदारी होगी। ये आप लिख सकते हैं सामाजिक समानता के। तो ये है इसके 3 डायमेंशन, आप समझ गए होंगे, 3 आयाम है इसके समानता के। कुछ इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने होंगे। इसी को इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। तो यहाँ पे पॉलिटिकल लिखा हुआ है इक्वालिटी। यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो इकोनॉमिक इक्वालिटी लिखा हुआ है, एंड नीचे की तरफ चले तो सोशल इक्वालिटी लिखा हुआ है। तीनों लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ। पॉलिटिकल जैसा इक्वालिटी है, it involves providing equal citizenship to all citizens. Equal citizenship also bring with it the right to vote from जो है form organization and freedom of expression etc. Citizens have the right to choose their जो है representative by voting and to be elected themselves, in which there is no discrimination of any जो है kind. ये आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इट इज नीडेड टू रिमूव दोज जो है ऑब्स्टैकल्स जो विदाउट रिमूविंग विच इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर पीपल टू हैव देयर से इन द गवर्नमेंट एंड एक्सेस अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये आपका आ जाएगा जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी। यहाँ पे इकोनॉमिक लिखा हुआ जैसा है, इट गोल इज टू रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर के जो भी जो गैप है उसको कम करना है,
डेमोक्रेटिक स्टेट्स give a permission give a person a chance to improve his condition by providing equal opportunities. The government ensure that there is no unemployment and freedom to do business as per one's ability. तो ये इसका आ जाएगा। सोशल इक्वालिटी की वही बात करें तो यहाँ पे बेसिस ऑफ बर्थ, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, इसके आधार पर देयर इज नो जो है सोशल इक्वालिटी जो है इसके आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो ये सोशल इक्वालिटी में आ जाएगा। तो यहाँ पढ़ सकते हैं आगे आगे की चीजें। बाकी ये आपका हो गया है क्वेश्चन नंबर 27। इसके अंदर अथवा भी रहेगा, देखने को आपको मिलेगा एंड इसमें से किसी एक को करना है आपको। तो समानता को बढ़ावा देने वाले तरीके कौन कौन से? तो समानता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, आपके सामने दिए हुए क्वेश्चन है। तो समानता को हम देखें तो निम्नलिखित तरीकों से आप जो है बढ़ा सकते हैं। जैसे विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, क्या जो हम किसी के साथ अलग व्यवहार करके भी समानता कायम कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम जो है किसी के साथ अलग व्यवहार करके भी हम समानता स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें तो डिपेंड करता है, अगर हम देखें जैसे आप देखते होंगे बसों के अंदर जो है विकलांगों के लिए अलग सीट रहती है, ठीक है, लेडीज के लिए अलग रहती है। तो यहाँ पे क्या है, विभेदक यानी अलग बर्ताव किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, समानता स्थापित करी जा रही है। समानता के सिद्धांत का यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी लोग अपने अधिकारों का सही रूप से उपयोग कर सके और उनके साथ अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है, जिसमें उनके अधिकारों की रक्षा होगी। उदाहरण के लिए विकलांगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान बनाना, कॉल सेंटर में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा, ये सारी चीजें एक्स्ट्रा की जाती है इनके लिए। एंड कहीं ना कहीं अगर देखें आपने सुना होगा कि हमारे जो है जो मेंस है, ये आजकल चला हुआ है कि महिलाओं के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लड़कियों के लिए किया जा रहा है, लड़कों के लिए नहीं किया जा रहा। तो ये लड़के जो है अपनी नैतिक जिम्मेदारी में लेते हैं ये चीज, ठीक है, अपने अभी नैतिक कर्तव्य पढ़ा था, ये नैतिक कर्तव्य में ले सकते हैं इसको। एंड दूसरे को देखें, औपचारिक समानता की स्थापना। समानता का अर्थ देखें, समाज में किसी व्यक्ति या किसी वर्ग को जाति, रंग के आधार पर जो है कोई भेदभाव ना करना, यही क्या है, समानता है। और सभी को समान अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए। समानता और विशेष अधिकारों की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। भारत में समान अवसरों की एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं आती, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण भी सामने आती है। तो इसको भी हमें देखना चाहिए। उदाहरण, औरतों को उत्तराधिकार एवं शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, गरीबों को मताधिकार नहीं है, लेकिन भारत ने इसके प्रावधान किए हुए हैं। भारतीय संविधान ने जाति, धर्म जो हो गया, नस्ल हो गया, इसके आधार पर भेदभाव के विपरीत सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के सिद्धांत के रूप में समाहित किया है। तो ये आप लिख सकते हैं, इसके अंदर हमारे संविधान ने किस तरह से सभी को एक समान जो है अधिकार दिए हुए हैं। तो ये हो जाएगा। एंड इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द वेज टू प्रमोट इक्वालिटी। तो ये आपके सामने इक्वालिटी थ्रू जो है डिफरेंट बिहेवियर आप लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। एंड इसी में देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्मल इक्वालिटी, ये इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में मैं आपको दिखा देता हूँ सर, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोकसभा का संरचनात्मक वर्णन करना है, यानी लोकसभा जो बनावट है। अगर आप संसद को देखते हैं, संसद, पूरे संसद को, और नया संसद भी आपने देखा होगा बन गया, जो कि इसके अंदर तीन पार्ट रहते हैं मेनली, लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, ठीक है, ये तीन पार्ट रहते हैं संसद के अंदर। एंड यहाँ पे लोकसभा के संरचनात्मक की बात की है, यानी लोकसभा जो है इसकी संरचना कैसी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम, तो यहाँ पे जो भी लोग चुने जाते हैं वो हमारे आम व्यक्तियों के द्वारा ही चुने जाते हैं। एंड यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया के तहत जो है, ये चुनाव की प्रक्रिया के तहत ये चुने जाते हैं, यहाँ पे जो लोग होते हैं। निचला सदन, अगर हम देखें इसको निचला सदन या आम जनता का सदन भी कहा जाता है, इसको निचला सदन कहा जाता है लोकसभा को। यहाँ पे अगर हम देखें, बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इसके में ज्यादा से ज्यादा जो है 550 जो है सदस्य हैं, जिसमें से 545 सदस्य अभी के समय जो है उपस्थित है। इनके कार्यकाल की बात करें हम लोकसभा के, तो यहाँ पे 5 साल जो है, ये 5 साल तक जो है काम करती है। उससे पहले भी ये हट सकती है अगर बहुमत हो दे ये तो। और भारत के राष्ट्रपति इस सदन में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। 2 सदस्य जो रहते हैं वो जो है एंग्लो इंडियन रहते हैं, यहाँ पे आप 2 सदस्यों को सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये बहुत 2019 में एक चुनाव वो हुआ था हमारा संविधान में संशोधन, जिसमें से इसको हटा दिया गया था, ठीक है। आप आज के समय की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ये अब नहीं रहा है, अब 0 रह गया, अब कोई नहीं चुना जाता है। बाकी आप यहाँ लिख सकते हैं पुराने डेटा के अनुसार, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये रहता है, 550 सदस्य रहते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें
543 सदस्य है। अगर टोटल हम देखें 500 जो 43 दिया हुआ है, जिसमें से 500 जो 30 है वो तो स्टेट हो गया आपका जो भारत। अगर हम देखें एक बार मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर हम इंडिया के मैप को देखें, इसके अंदर हमारे जो स्टेट्स है 28 स्टेट, जो 28 राज्य है, उसमें से 530 सदस्य जो है चुने जाते हैं लोकसभा में। और जो बच गए 20 में से जो है अभी 13 जो चुने गए हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से हो गए आपके, जैसे दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, आपका लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर अभी आप देखेंगे तो उसको भी क्या है, यहाँ पे केंद्र जो है, केंद्र सरकार का जो शासन है। तो ये आप कह सकते हैं कुछ इस तरह से लोकसभा का संरचना रहती है। इस तरह से आपको लिखना होगा। इंग्लिश मीडियम में देखिए, इंग्लिश मीडियम में है आपका डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। तो इलेक्शन जो रहते हैं वो इलेक्शन के बेस पे यहाँ पे लोग चुने जाते हैं जो भी होते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द जनरल पब्लिक थ्रू द प्रोसेस ऑफ अडल्ट वोटिंग इज कॉल्ड द लोअर हाउस ऑफ द हाउसेस ऑफ जनरल पब्लिक। ये लोअर हाउस जो है कहा जाता है, एंड इसे हाउसेस ऑफ द जनरल पब्लिक भी कहा जाता है। यहाँ पे बात करें हम, मीटिंग आर जो है प्रिसाइडेड ओवर द स्पीकर ऑफ लोकसभा। मैक्सिमम नंबर की बात करें तो 550, कहीं 552 भी देखने को मिलती है, 550 लिख देना। लेकिन आपको करंटली 543 यानी 543 जो है अभी काम कर रहे हैं। टेन्योर इनका जो रहता है वो रहता है 5 ईयर का, 5 साल का रहता है। उससे बिफोर विच इट कैन बी जो है डिसोल्व, यहाँ पे इससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। एंड यहाँ पे 2 बार आप लिख सकते हैं, पहले लिखा कर जाता था, लेकिन आज के मैंने डेटा के अकॉर्डिंग लिखा तो 0 रह गया। बाकी आप लिख सकते हैं, बट ये लिख देना ब्रैकेट में पुराने डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से 530 जो अगर 530 सदस्य देखें तो राज्यों से आते हैं। एंड जो है जो बच गए आपके इसमें किससे, अगर हम देखें 530 में से 20 जो बच गए, 20 में से जो 13 है, 543 क्योंकि हो रहे हैं, इसमें 13 ऐड करेंगे हम 530 में, तो 13 करें तो 13 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ये आपका हो जाएगा। इसी के अंदर 8वें में पूछा गया आपसे राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा का संरचनात्मक जो वर्णन है वो करना है। तो अभी हमने आपका अभी बताया था आपको यहाँ पे लोकसभा के बारे में, एंड यहाँ पे आपको राज्यसभा के बारे में आपको बताना है। तो आइए राज्यसभा के बारे में हम जानते हैं। अगर इनके चुनाव की बात करें तो सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा जो है, राज्य में जो विधानसभा के सदस्य रहते हैं उनके द्वारा यहाँ पे चुने जाते हैं। यहाँ इसको ऊपरी सदन या राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। बैठकों की जो अध्यक्षता है वो उपराष्ट्रपति करते हैं यहाँ पे। एंड अधिकतम सदस्य 250 है, वर्तमान में 545 सदस्य है। कार्यकाल देखें तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है। यह एक स्थायी सदन रहता है जिससे 1/3 सदस्य अगर हम देखें, एक स्थायी सदस्य है, यानी इसको समय से पहले नहीं हटाया जा सकता। एंड साथ ही साथ जो इसमें चुनाव होते हैं ना, तो उसमें से अगर हम देखें तो 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल बाद जो है इनके चुनाव होते हैं। एंड भारत के राष्ट्रपति इस सदन में जो है कला हो गया, शिक्षा, समाज सेवा, ये खेल क्षेत्रों से जो है 12 सदस्यों को ऐड करता है। जो 250 है इसमें 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति वो इन क्षेत्रों से इसमें मनोनीत कर सकते हैं। तो ये है राज्यसभा के बारे में, इसकी संरचना के बारे में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसी को आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ जो है राज्यसभा। एंड यहाँ पे दिया हुआ है जैसे इलेक्शन के बारे में, तो मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके द्वारा चुने जाते हैं। इनको अपर हाउस या काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। इनकी जो मीटिंग है यानी वॉइस जो प्रेसिडेंट है ये करते हैं। मैक्सिमम नंबर अगर देखें तो 250 है, करंटली जो है 245 मेंबर्स है। इनके टेन्योर की बात करें हम तो ये इनका रहता है 6 ईयर का, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इट इज अ परमानेंट हाउस, ये परमानेंट हाउस है। एंड 1/3 ऑफ हुज मेंबर आर इलेक्टेड एवरी 2 ईयर, जो है एवरी 1/3 जो है, जो भी पीपल्स है इसके अंदर जो भी मेंबर्स है उनका जो इलेक्टेड होता है वो एवरी 2 ईयर्स में होता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कैन नॉमिनेट 12 मेंबर इन द हाउस रिलेटेड ऑफ फील्ड लाइक आर्ट, एजुकेशन, सोशल एंड सर्विस ऑफ एंड स्पोर्ट्स। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी चुनते हैं। तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा आपका इसका आंसर 8वें में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 28। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर स्पष्ट करना है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं, जो हमारे संविधान में हमें सूचीबद्ध किए हुए हैं। एंड इसी को अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो संविधान व्यक्तियों के अधिकारों को जो संविधान के अंदर सूचीबद्ध कर देता है, बता देता है कि ये आपके अधिकार हैं, उसी को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो आपके 6 मौलिक अधिकार है, आप देख सकते हैं। इन्हें लागू करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। इनकी गारंटी और सुरक्षा जो है स्वयं जो है संविधान करता है।
उल्लंघन होने पर नागरिक न्यायपालिका जा सकते हैं। इसमें परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, और मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया। तो ये है आपका मौलिक अधिकार जो कि आपको 6 मिले हुए हैं, एंड इसकी रक्षा करना न्यायपालिका, संविधान, ठीक है? इससे आपको ये अधिकार आपसे छीने नहीं जा सकते। इसके अंदर बहुत छेड़छाड़ करना बहुत मुश्किल है। वहीं राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? राज्य की नीति निर्देशक तत्व का मतलब है, सिंपल से समझिए, सरकार आप कुछ जो स्कीमें निकालती है, जैसे आप अ, जैसे हर घर जल, ठीक है? ऐसी योजनाएँ निकालती है जो कहीं किसी एक खास वर्ग के लिए जो होती है, आप उसे कह सकते हैं। गरीब वर्ग के लिए होती है, उस निर्धन वर्ग के लिए आप वहाँ कह सकते हैं। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से अन्य नियम जो नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक हैं, कुछ नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए हैं, एंड ये सरकारें लागू करती हैं, एंड जिन्हें हम न्यायालय में जाकर चुनौती तो नहीं दे सकते कि आप स्कीमें क्यों नहीं लेके आ रहे? जैसे आप देखेंगे कोई स्कीम ला देती है बेटी बचाओ, या अब आप देखेंगे एक स्कीम है जिसके तहत जो है लाडली योजना आपने सुना होगा, जो लड़कियों को दिया जाता है। लेकिन आप जाके केस नहीं कर सकते कि हमें तो मिला ही नहीं लाडली जो योजना थी, उसका लाभ। आप केस नहीं कर सकते, बट सरकार जो है आपकी हालत सुधारने के लिए कुछ ना कुछ स्कीमें लाती रहती है। एंड ये स्कीम ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं। इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है। हम आग्रह कर सकते हैं कि आप कोई ना कोई स्कीम लेकर आए, एंड और सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें हो लागू करें। कुछ लागू किए गए जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखिए, जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, ठीक है? जैसे आपको कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी ही मिलनी चाहिए। कुछ ऐसे पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन, ये सारी चीजें जो है लागू की गई है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं। लेकिन इसका आप जो है जाकर न्यायालय में जाकर जो है विरोध, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये लागू क्यों नहीं कर रहे। ये सरकार की मर्जी है, ये करे ना करे। लेकिन सरकार टाइम टाइम पर ये चीजें करती रहती है ताकि लोगों की हालत में सुधार हो। इंग्लिश मीडियम में देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या-क्या है, तो फंडामेंटल राइट्स वर लिस्टेड ऑन द इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू इम्प्लीमेंट these, their guarantee and security is provided by the constitution itself. इन केस ऑफ वायलेशन सिटीजंस कैन जो है अप्रोच कर सकती है जुडिशरी में टू चेंज दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी अमेंडमेंट, नो लॉ कैन बी मेड बाय द गवर्नमेंट व्हिच वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज आल्सो बीन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बाय लॉ टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स एंड अदर राइट्स। तो ये आप लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी देखें, जिसको डीपीएसपी कहते हैं हम, तो इसमें अगर देखें हम, अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स देयर आर मैनी अदर रूल्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटीजंस। जो हमें अधिकार दिए हुए हैं ना, इसके अलावा भी हमारे हमारे जो है बहुत अधिकार होने चाहिए जो हमारे विकास के लिए हो, उसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर दिए हुए हैं। एंड सम पॉलिसी इंस्ट्रक्टर जो है हैव बीन गिवन टू गवर्नमेंट टू व्हिच कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता। द गवर्नमेंट कैन बी रिक्वेस्टेड टू इम्प्लीमेंट दीज, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट देम टू द एक्सटेंट इट कैन। सम ऑफ द स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट्स जो है इम्प्लेंटेड, जमींदारी जो है एबोल्यूशन, यहाँ पे एबोल्यूशन लॉ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स आपका आ जाएगा, सर्वर फैक्ट्री एक्ट आ जाएगा, मिनिमम वेज जो है डिटर्मिनेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायत राज सिस्टम इन द जो है एंटायर कंट्री, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मिड डे मील योजना जो है स्कूल चिल्ड्रन के लिए, ये आप कह सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपका हो गया है 29वां इंग्लिश मीडियम में। अगर इसी के अथवे की बात करें हम, तो अथवे में भी क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची जो है, 42वां संविधान संशोधन जो होता है 1976 में, संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया है, जिसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए जो कि निम्न है। आपको बताना है मौलिक कर्तव्यों के बारे में, कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य दिए हुए, जैसे
संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझे और उसको बनाए रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्र रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना, सार्वजनिक संपत्ति को जो है उसको सुरक्षित रखना, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाए और वो हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। तो ये आपके जो है 10 टोटल जो आपके मौलिक जो कर्तव्य है वो दिए हुए कुछ इस तरह से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं इन 1976 द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर्टिकल 51A वाज इंक्लूडेड बाय द 42 जो है जो 42वां संविधान संशोधन था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर विच 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर गिवन विच आर एज फॉलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे आप पॉइंट्स 10 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, ये इन्हें आप पढ़ सकते हैं जो कि दिए हुए हैं, 10 से ज्यादा ही है, 10 से ये यहाँ पे 2 4 2 6 11 हो गए, आप 11 दिए हुए, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कुछ इस तरह से। हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका एक राष्ट्र के रूप भारतीय राष्ट्र और नागरिक के बीच के महत्व को आपको समझाना है। एक राष्ट्र के रूप भारतीय राष्ट्र और नागरिक के बीच महत्व आपको समझाना है। तो कोई नागरिक अपनी राष्ट्रीय पहचान की एक राष्ट्रगान, झंडा, राष्ट्रभाषा या कुछ खास उत्सवों के आयोजन जैसे प्रतीकों द्वारा प्रकट कर सकता है। लोकतांत्रिक देश जो है यथासंभव समावेशी होते हैं जो नागरिकों को राष्ट्र के अंश के रूप में अपने को पहचानने की इजाजत देते हैं। जैसे फ्रांस जो यूरोपीय मूल के लोगों को ही नहीं अपितु उत्तर अफ्रीका जैसे दूसरे जो क्षेत्रों से आए नागरिकों को भी अपने में सम्मिलित करता है और इसे राज्यकृत नागरिकता कहते हैं। राज्यकृत नागरिकता के लिए जो है आवेदकों को अनुमति देने की शर्तें प्रत्येक देश में पृथक यानी अलग होती है। जैसे इजराइल या जर्मनी में धर्म और जातीय मूल जैसे तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है। यहाँ पे धर्म के अकॉर्डिंग अगर आप ज्यूस है ना तो इजराइल की नागरिकता आपको मिल जाएगी। भारतीय संविधान ने अनेक विविधतापूर्ण समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। इसने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अलग अलग समुदायों, महिलाओं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ सुदूरवर्ती यानी दूर के समुदायों को भी जो है पूर्ण तथा समान नागरिकता देने का प्रयास किया है। नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के 3रे खंड तथा संसद द्वारा तत्पश्चात पारित कानून से हुआ है। तो ये है नागरिकता के ऊपर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड इससे रिलेटेड आपका जो इंग्लिश मीडियम में है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस बिटवीन द इंडियन नेशन एज अ इंडियन एंड इट्स सिटीजन्स। तो ये आपको बताना है इम्पोर्टेंस बिटवीन द इंडियन नेशन एंड इट्स सिटीजन्स एज अ नेशन। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर। एंड इसी के अंदर अथवा में दिया हुआ है राष्ट्रवाद है क्या, आपको बताना है उसका आंसर। तो राष्ट्रवाद होता क्या आप सभी जानते होंगे। राष्ट्रवाद को अगर हम देखें तो जैसे यदि जनता की राय ली जाए तो राष्ट्रवाद से मतलब क्या है, राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति व देश के लिए बलिदान जैसी बातें ही सुनने को मिलेगी। यही क्या है, राष्ट्रवाद है। जैसे दिल्ली में राजपथ पर देखी जाने वाली गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रवाद का बेजीड़ जो है प्रतीक है। राष्ट्रवाद का अर्थ है एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में क्या है, अपनेपन की भावना होना, यही राष्ट्रवाद है। अगर आप देखें तो एक भौगोलिक क्षेत्र यानी एक ज्योग्राफी अगर हम देखें उसमें भारत को, अगर भारत के मैप को देखेंगे तो एक ज्योग्राफी में यानी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं अगर उनके अंदर अपनेपन की भावना है तो वो क्या है, राष्ट्रवाद के अंदर आएगी। यह एक राजनीतिक सिद्धांत जिसका अर्थ है देश को किसी के अधीन नहीं बल्कि स्वशासित है। राष्ट्रवाद स्वयं एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करने की बात करता है। राष्ट्र का आत्मनिर्णय एक अधिकार होना जैसे केंद्रीय सिद्धांत और देश का स्वयं निर्माण का अधिकार होना, ये आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा राष्ट्रवाद के बारे में। आप लिख सकते हैं नेशनलिज्म, व्हाट इज नेशनलिज्म डिस्क्राइब जब ब्रीफली, तो यहाँ पढ़ सकते हैं है क्या। तो नेशनलिज्म मीन्स हैविंग अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन अ जियोग्राफिकल एरिया। ये आप एक्सप्लेनेशन में डाल सकते हैं, बाकी ये पॉइंट्स है आप इन्हें लिख सकते हैं नेशनलिज्म में।